एक अंधेरे कुएं से अचानक मेडिसन नाम की लड़की की दर्दनाक चीख गूंज उठी, जैसे कोई जिंदा इंसान को धीरे धीरे खा रहा हो। मेडिसन अभी जिंदा थी, लेकिन उसका आधा शरीर खून से भीग चुका था। तभी एक डरावना साया सरकता हुआ उसके करीब आया और अगले ही पल उसने उसकी गर्दन को नोचना शुरू कर दिया। मेडिसन चीखती रही, लेकिन बेसमेंट के उस सुनसान अंधेरे में उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। मगर इससे पहले कि वो भागने की कोशिश कर पाती, उस साये ने उसका पेट फाड़ दिया और उसकी आंतें बाहर खींचने लगा। और कुछ ही देर में मेडिसन की चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस कुएं में जो भी था वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। पर अगर वो इंसान नहीं था तो फिर था क्या, और मेडिसन इस कुएं में क्या कर रही थी? ये सब जानने के लिए चलो इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये बात है साल 1993 की, जहाँ एक लड़की बस में सफर कर रही थी। तब कुछ देर बाद तीन लोग बस में चढ़ते हैं और अपना परिचय ट्रेसी, टोनी और मेडिसन के रूप में देते हैं। और फिर वो लड़की भी उन्हें बताती है कि उसका नाम लीसा है। जब लीसा उनसे उनकी मंजिल के बारे में पूछती है तो मेडिसन उसे बताती है कि वो लोग संबूची जा रहे हैं, जिस पर लीसा ने कहा कि वो भी वहीं जा रही है। और साथ ही वो उन्हें बताती है कि वो एक रिस्टोरर है जो पुरानी पेंटिंग्स को ठीक करने का काम करती है। इसी बीच ट्रेसी उसको बताती है कि वो लोग बायोलॉजिस्ट हैं जो वहाँ के जानवरों और पौधों पर रिसर्च करने के लिए संबूची जा रहे थे। खैर, अब देर रात को वो लोग संबूची पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर लीसा उन्हें बताती है कि उसका होटल दूसरी दिशा में है, पर वो उसके छुट्टी वाले दिन उनसे मिलने की इच्छा जताती है। ट्रेसी उसे भरोसा दिलाती है कि वो लोग कुछ दिनों में फ्री हो जाएंगे और तब वो उससे मिलने जरूर आएंगे। और इस तरह से वो सब एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते निकल गए। अब अगली सुबह लीसा एक बस स्टॉप पर इंतजार करती हुई नजर आती है। तभी एक आदमी उसके पास आकर उसे बताता है कि बस तो पहले ही जा चुकी थी। पर जब वो उससे पूछता है कि उसे कहाँ जाना है तो लीसा उसे मालवीजी मेंशन का पता बताती है। तब वो आदमी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और अपना नाम मार्कस बताता है, जिसके बाद लीसा भी अपना नाम उसे बता देती है। अब मार्कस उसको मेंशन तक छोड़ने जाता है और वहाँ से निकलने से पहले उसे बताता है कि वो पास में ही एक पब चलाता है और जब भी उसके पास वक्त हो मार्कस उसे अपने पब में आने का न्योता देता है। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से अलग हो जाते हैं। खैर, अब इस सब के बाद लीसा मालवीज मेंशन में बैठी हुई थी, पर तभी एक औरत वहां आती है और अपना नाम एमा मालवीजी बताती है, जिसके बाद एमा उसे उस पेंटिंग की ओर ले जाती है जिसे ठीक करना था। लीसा अपना सामान उठाती है और ध्यान से उसके पीछे पीछे चलने लगती है। अब एमा उसे वो पेंटिंग दिखाते हुए समझाती है कि वो आग लगने की वजह से खराब हो गई थी। मगर जब लीसा ने उससे पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट का नाम पूछा तो एमा ने बताया कि ये आर्केनो की बनाई हुई पेंटिंग थी, जो कि 1500 के दशक का एक कलाकार था और वो अनजान चीजों को पेंट करने की अपनी खास काबिलियत के लिए जाना जाता था। तब लीसा उस पेंटिंग को देखकर कहती है कि ये पेंटिंग बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इसे ठीक करने में करीब 1 महीना लग जाएगा। हालांकि एमा उसकी बात काटते हुए जिद करती है कि ये काम 2 हफ्ते के अंदर पूरा हो ही जाना चाहिए, क्योंकि ये पेंटिंग लंदन में होने वाली एक खास नीलामी का हिस्सा बनने वाली थी। फिर एमा उससे पूछती है कि क्या उसके पिताजी ने उसे इस जल्दबाजी के बारे में पहले नहीं बताया था, जिस पर लीसा हाँ में जवाब देती है और कहती है कि वो तुरंत अपना काम शुरू कर देगी। वो पेंटिंग वाले कमरे में ही सोने की इजाजत मांगती है, ये समझाते हुए कि इससे उसे अपने काम के साथ बेहतर कनेक्शन बनाने में मदद मिलेगी। और एमा भी इस बात के लिए मान जाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। तो अब एमा के जाने के बाद लीसा बिना वक्त बर्बाद किए पेंटिंग को ठीक करने के काम में लग गई। पर जब वो पूरे ध्यान से अपना काम कर रही थी तो अचानक उसे एक औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है और हैरान होकर वो सच्चाई का पता लगाने का फैसला करती है। तब आवाज का पीछा करते हुए उसे एक लड़की एक डरावनी धुन गाते हुए दिखाई देती है। लीसा धीरे से उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो हल्के से उस लड़की के कंधे पर हाथ रखती है वो लड़की अचानक डरती हुई मेंशन के अंदर भाग जाती है। खैर, अब यहाँ से कहानी फिर से बदलती है और टोनी जंगल में माइक सेट कर रहा था, जिसके बाद जब वो आराम से अपने टेंट में बैठा था उसे एक अजीब सी आवाज आती है और वो बाहर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वो जंगल की गहराई में जाता है अचानक उसे चिल्लाने की आवाज आती है और वो पूछता है कि सामने कौन है, पर इसके तुरंत बाद उसकी दर्द भरी चीखें गूंज उठती हैं और इन चीखों से घबराकर ट्रेसी और मेडिसन की नींद खुल जाती है। तब मेडिसन ट्रेसी को अकेला छोड़कर टोनी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। तलाश करते वक्त उसे टोनी की कैप मिलती है जिस पर खून के निशान थे। वो घबराती हुई टेंट में वापस आती है और जिद करती है कि उन्हें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते अचानक कोई मेडिसन की गर्दन बेरहमी से पकड़ लेता है और उसे घसीटकर वहाँ से ले जाता है, जिससे ट्रेसी अकेली और बुरी तरह से डर जाती है। अब जैसे ही ट्रेसी डर के मारे चुपचाप टेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, कोई उसके सर पर जोर से वार करता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है।
उधर मेडिसन अब एक कम रोशनी वाले कैद खाने की सलाखों के पीछे कैद थी। वो देखती है कि एक दूसरे सेल में रॉको नाम का एक आदमी उल्टी कर रहा था। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, लेकिन रॉको बिना कोई जवाब दिए उल्टी करता रहता है। पर जब वो इधर उधर देखती है तो उसे पास ही के एक सेल में ट्रेसी दिखाई देती है और कुछ ही पलों बाद उसे एक और सेल में टोनी भी बंद नजर आता है। दूसरी ओर डिनर टेबल पर लीसा एमा और उसकी बेटी जूलिया के साथ बैठकर रात का खाना खा रही थी। तब बातचीत शुरू करने की कोशिश में लीसा जूलिया से पूछती है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ती है, लेकिन जूलिया अचानक अपना फोक नीचे गिरा देती है और बिना एक भी शब्द कहे वहाँ से उठकर चली जाती है। तब एमा लीसा को बताती है कि जूलिया स्कूल नहीं जाती क्योंकि उसे एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और वो इस बात को मानने से इनकार करती है कि वो 13 साल की हो चुकी है। ये सब सुनने के बाद लीसा रात के खाने के लिए एमा का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से अपने कमरे की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर उस जगह पर कोई दाखिल होता है जहाँ पर वो सारे कैद खाने थे। वो शख्स अंदर आकर पहले ध्यान से इधर उधर देखता है और फिर अपने पीछे का दरवाजा लॉक कर देता है। तभी उस अजीब से आदमी का चेहरा सामने आता है जिसका नाम अरूडा था और वो खामोशी से वहाँ कैद हर एक शख्स को घूरने लगा। तब एक सेल के अंदर से रॉको बाकी सबको चेतावनी देता है कि कोई भी उसकी ओर ना देखे, लेकिन टोनी अपना डर काबू नहीं कर पाता और जोर से चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की मांग करने लगा। तब अरूडा बिना कुछ बोले पास ही बने कुएं की ओर जाता है। वो कुएं के अंदर एक बर्तन डालता है, उसे वापस बाहर निकालता है और उसे एक तरफ रख देता है। पर तभी अचानक गुस्से में आकर वो टोनी के सेल की ओर बढ़ता है और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। वो टोनी पर लगातार वार करता गया जिससे उसके हाथ टूट गए और उसने उसके चेहरे पर भी कई जोरदार मुक्के मारे। तब टोनी बच निकलने की कोशिश में बेबसी से जमीन पर रेंगने लगा, मगर बिना कोई रहम खाए अरूडा एक चाकू निकालकर टोनी की पीठ में घोंप देता है और उसके बेजान शरीर को घसीटते हुए कुएं तक ले जाकर अंदर फेंक देता है। और ये खौफनाक नजारा देखकर बाकी सभी कैदी डर के मारे चीखने लगे थे। इसी बीच कहानी लीसा पर आती है जो कि पूरी लगन के साथ उस पेंटिंग पर काम कर रही थी। पर जैसे ही वो अपने काम पर ध्यान लगाती है तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जिसे नजरअंदाज करते हुए वो वापस अपना फोकस बनाने की कोशिश करती है, लेकिन पेंटिंग को साफ करते वक्त खराब हो चुकी परतों के नीचे से एक अजीब और डरावना चेहरा उभर कर सामने आता है। तब हैरान होकर वो उस चेहरे पर लगे जले हुए निशानों को खरोच कर हटाने की कोशिश करती है, मगर तभी अचानक एक तेज चीख गूंज उठी जिससे वो बुरी तरह से चौंक गई और इस घबराहट से लीसा गलती से अपने ही हथियार से अपनी उंगली काट लेती है। तब दर्द से तड़पते हुए जैसे ही लीसा अपना ग्लव उतारती है, उसके खून की बूंदें उस पेंटिंग पर गिर गई। अब उसी रात हाथ में चोट लगने की वजह से लीसा को काम करने में बहुत तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी वो हार नहीं मानती। मगर तभी अचानक कमरे की लाइट चली जाती है, जिसके बाद उसे अपने कमरे में किसी के आने का एहसास होता है और वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके पिताजी थे, जो उससे कहते हैं कि उन्हें उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था और इतना कहकर उसके सामने ही वो अपना गला काट लेते हैं। तब डर के मारे लीसा पीछे हट जाती है, पर तभी उसे एहसास होता है कि ये सब बस उसका वहम था। वहीं दूसरी ओर रॉको उस कैद खाने से भागने की कोशिश कर रहा था, पर तभी अचानक उसका कटर टूट गया। वो मेडिसन को बताता है कि वहाँ एक खुफिया रास्ता है, लेकिन उसका हथियार अब खराब हो चुका था। वो उसे तसल्ली देता है कि एक बार वो बाहर निकल जाए तो वो मदद जरूर लेकर आएगा। ये सुनकर मेडिसन उसकी ओर एक कटर फेंकती है, पर वो उससे काफी दूर जाकर गिरता है, मगर थोड़ी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार वो उसे उठाने में कामयाब हो ही जाता है। उधर लीसा जब सो रही थी तभी उसके कमरे में कोई दाखिल हो जाता है। वो अजीब सा साया धीरे धीरे उसके पास आता है और उसके बगल में लेट जाता है। वो उसे गलत तरीके से छूने लगता है और धीरे धीरे अपना हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ाता है और अचानक उसका गला घोटने लगता है। पर उस डरावने साए को देखकर लीसा बुरी तरह से डर गई और अचानक उसकी नींद खुल गई और वो खुद को एक कुर्सी पर बैठा हुआ पाती है। तभी उसकी नजर सामने रखी पेंटिंग पर जाती है और वो ये देखकर दंग रह जाती है कि जो साया उसने अपने सपने में देखा था वो अब उस पेंटिंग के ऊपर उभर आया था। तब उसके कानों में अजीब सी बड़बड़ाने और रोने की आवाजें गूंजने लगती हैं और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पर तभी वहाँ कुछ गिरने की आवाज आती है और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है तो जूलिया ठीक उसके पीछे खड़ी थी। जूलिया उसे वहाँ से भाग जाने को कहती है क्योंकि वो पेंटिंग श्रापित थी। वो उसे बताती है कि इस पेंटिंग में एक चुड़ैल है जिसका नाम डोरका है और अगर उसने इस कैनवस को जिंदा कर दिया तो वो जिंदगी भर के लिए उसके पीछे पड़ जाएगी। और इतना बताने के बाद जूलिया वहां से चली जाती है।
तो अब इस भयानक मंजर के बाद लीसा मार्कस से मिलती है और वो उसे मेंशन में हुए अपने डरावने किस्से बताती है, मगर मार्कस उसे संभालने की कोशिश करते हुए कहता है कि शायद नई जगह पर होने की वजह से उसे अजीब लग रहा होगा। इसी बीच अरूड़ा उस कैद खाने में आकर उस कुएं के पास जाता है और उसके अंदर एक बर्तन डालता है, जिसके बाद उस कुएं से कुछ हाथ बाहर निकलते हैं, जिनमें से एक हाथ दूसरे हाथ के नाखून से अपनी ही बाजू को काट लेता है और उस बर्तन में अपना खून टपकाने लगता है। तब खून भरने के बाद अरूड़ा बर्तन को वापस खींचता है और उसे एक तरफ रखकर सीधा रॉको के सेल की ओर बढ़ने लगता है। तब मेडिसन ट्रेसी को बताती है कि अगर रॉको मारा गया तो उन सब का खेल भी खत्म हो जाएगा, इसलिए अरूड़ा का ध्यान भटकाने के लिए वो जोर जोर से चिल्लाती हैं, जैसे वो उससे बिल्कुल नहीं डरती। तब ये सुनकर अरूड़ा उसकी ओर आता है, उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे हवा में उठा लेता है, फिर उसे पीछे की ओर फेंकता है, उसके सेल का दरवाजा खोलता है और उसे घसीटते हुए बाहर निकाल लेता है। वो बेरहमी से मेडिसन के हाथ को दो हिस्सों में काट देता है और उसे आगे घसीटने लगता है। फिर वो एक और हथियार उठाता है और उससे मेडिसन पर वार करके उसकी पीठ की खाल छीलकर खींचने लगता है, जिसके बाद वो उसी हथियार का इस्तेमाल करके उसकी एक आंख बाहर निकाल लेता है और आखिर में वो उसे उस कुएं तक ले जाता है और उसे अंदर फेंक देता है। कुएं के अंदर एक साया मेडिसन के पास आता है और उसकी गर्दन को खाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो उसका पेट फाड़कर उसकी आंतें बाहर निकाल देता है। वो साया एक जोर की चीख मारता है और आखिरकार उस दर्दनाक हालत में मेडिसन की जान निकल गई। वहीं लीसा और जूलिया आपस में बात कर रही थी और लीसा उससे पूछती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जिसके जवाब में जूलिया बताती है कि उसकी माँ हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती है और इसी चक्कर में उन्होंने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पर तभी एमा वहाँ आ जाती है और ऐसी बातें करने के लिए जूलिया को डांटती है और फिर लीसा को अपने साथ चलने का इशारा करती है। तब लीसा एमा से पूछती है कि जूलिया ने उसे उस पेंटिंग के बारे में कुछ अजीब बातें बताई हैं और क्या वो इस बारे में कुछ जानती है, जिस पर एमा जवाब देती है कि वो लड़की बस डरावनी कहानियां बनाती रहती है और अजीब ख्यालों में खोई रहती है, इसलिए उसे उसकी बातों पर ध्यान देना नहीं चाहिए। पर इसके साथ ही एमा लीसा को अपने काम पर ध्यान देने की चेतावनी देती है और उसे याद दिलाती है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर काम पूरा करने में थोड़ी सी भी देर हुई तो लीसा को इसका भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। उसी रात जब लीसा सो रही थी, एक लड़की रोते हुए एक व्हीलचेयर धकेलते हुए उसके कमरे में दाखिल होती है। लीसा डरकर उठकर बैठ जाती है और देखती है कि उस व्हीलचेयर पर टोनी बैठा था, जिसके हाथ पैर टूटे हुए थे और उसके पूरे जिस्म पर घाव के निशान थे और उसके ठीक पीछे रोती हुई ट्रेसी खड़ी थी। तब ट्रेसी उससे मदद की गुहार लगाती है और तभी अचानक टोनी अपनी आंखें खोल लेता है। तो अब इस सब के बाद लीसा फिर से मार्कस से मिलती है और अपने इन डरावने सपनों के बारे में बताते हुए उस जगह को छोड़ने की इच्छा जताती है। हालांकि वो जानती थी कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो वहां से नहीं जा सकती। तब मार्कस उसे समझाता है कि वो जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करने पर ध्यान दे और उसे थोड़ी तसल्ली देने की कोशिश करता है। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद जब लीसा दवाई खा रही थी, तब अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो संभल कर आवाज की ओर जाती है और जैसे ही पर्दा हटाती है तो वो बाथ टब के अंदर मेडिसन को बुरी तरह से जख्मी हालत में रोता हुआ देखकर डर जाती है। तब डर के मारे लीसा कमरे से बाहर भागती है और सीधा एमा से जा टकराती है। पर एमा लीसा पर नशा करने का इल्जाम लगा देती है। वो पेंटिंग का मुआयना करती है और काम को सीरियस ना लेने के लिए लीसा पर गुस्सा करती है और उसे चेतावनी देती है कि अगर वक्त पर काम पूरा नहीं हुआ तो उसको इसका बहुत पछतावा होगा। दूसरी ओर रॉको उस खुफिया रास्ते को खोलने की कोशिश कर रहा था और बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार वो उसका ताला खोलने में कामयाब हो ही गया, मगर जैसे ही वो अंदर घुसने की कोशिश करता है, अचानक एक हाथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो अजीब साया उसके चेहरे की खाल उधेड़ देता है और उसे खाना शुरू कर देता है, जिससे आखिरकार रॉको की मौत हो जाती है और उसकी ऐसी दर्दनाक चीखें सुनकर ट्रेसी डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी। वहीं एमा एक आईने के सामने खड़ी होकर शराब पी रही थी। उस आईने की परछाई में डोरका नजर आती है, जिससे एक खुलासा होता है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था उस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि एमा का ही हाथ था। उधर लीसा जब अपनी पेंटिंग पर ध्यान लगाकर काम कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर जूलिया कमरे में दाखिल होती है और लीसा को बताती है कि ये पेंटिंग 1493 में बनाई गई थी। वो उसके सामने खुलासा करती है कि उन्होंने गुरान नाम के एक भयानक राक्षस को बुलाने के लिए बिल्ली की बलि चढ़ाई थी और इसी तरह से उन्होंने उसे कैद किया था और उसकी माँ ने गुरान के खून का इस्तेमाल करके हमेशा जवान रहने के लिए श्राप की मांग की थी। पर अगर आज आधी रात से पहले इस पेंटिंग पर लाल चांद की रोशनी पड़ गई
तो ये श्राप अगले 500 सालों के लिए फिर से नया हो जाएगा और वो चाहती थी कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। पर लीसा को इस सब पर थोड़ा शक होता है और वो जूलिया से कहती है कि उसकी सोचने की क्षमता बहुत तेज है, लेकिन अभी उसे अपना काम खत्म करना होगा। पर तभी जूलिया उन आखिरी 3 शिकारों के बारे में बताती है जिन्हें उन्होंने कैद किया था, जिनमें एक काले बालों वाली लड़की और एक सुनहरे बालों वाली लड़की और एक लड़का शामिल था। पर ये सुनकर लीसा हैरत में पड़ जाती है और उससे इस बात की सच्चाई पूछती है, जिसके बाद जूलिया उसे उस जगह पर ले जाती है जहां उन कैदियों को बांध कर रखा गया था। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचती हैं, वो अरोड़ा को एक दरवाजा खोलकर बेसमेंट के अंदर जाता हुआ देखती हैं। पर तभी एमा आवाज लगाकर जूलिया को बुलाती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी जूलिया को वहां से जाना पड़ता है। अब उन बेचारे कैदियों की मदद करने की ठान कर लीसा अपनी हिफाजत के लिए एक हथियार उठाती है और दबे पांव ट्रेसी, टोनी और मेडिसन को बचाने के लिए नीचे की ओर निकल जाती है। वो चुपचाप एक दरवाजे से गुजरकर अरोड़ा का पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है। पर वो अरोड़ा को सेल वाले कमरे में जाते हुए देख ही रही थी कि तभी गलती से उसके हाथ से लोहे की एक रॉड गिर जाती है, जिसके बाद वो घबराकर जल्दी से छुप जाती है। तब ये आवाज सुनकर अरोड़ा बाहर झांकता है और अपनी छुपने की जगह से लीसा एक खौफनाक नजारा देखती है, जहां कटे हुए हाथ और पैर पड़े थे जिन पर कीड़े रेंग रहे थे। अरोड़ा इधर उधर नजर घुमाता है, लेकिन आवाज को चूहों की शरारत समझकर वापस कमरे में चला जाता है। पर जैसे ही अरोड़ा ट्रेसी के सेल को खोलकर उसके पास आता है, वो डर के मारे बुरी तरह से सहम जाती है। वो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेसी उस पर वार करके वहां से भागने की कोशिश करती है। हालांकि भागते वक्त वो सीढ़ियों से फिसल जाती है, जिससे उसके सर पर चोट लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। अब इसके थोड़ी देर बाद जब ट्रेसी को होश आता है, तो वो देखती है कि अरोड़ा एक गरम चाकू लेकर उसके ऊपर खड़ा था। वो बेरहमी से उस चाकू को उसके चेहरे पर दबा देता है, जिससे उसकी चमड़ी जलने लगती है और वो दर्द से चीख उठती है। जिसके बाद अरोड़ा ट्रेसी को पकड़कर उस कुएं के अंदर आधा लटका देता है। इसी बीच लीसा पीछे से आकर अरोड़ा के चेहरे पर जोर से वार करती है और ट्रेसी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। तब लीसा किसी तरह से ट्रेसी को आजाद करवा लेती है और वो दोनों वहां से भागने लगती हैं। मगर भागते वक्त ट्रेसी के पैर में एक कील चुभ जाती है, जिससे वो दर्द से तड़प उठी। लीसा जल्दी से उस कील को निकाल देती है, पर ट्रेसी दर्द के मारे लगातार रोती रहती है। वहीं दूसरी ओर अरोड़ा को होश आ जाता है। वो आसपास देखता है और उसकी नजर उस खुले हुए रास्ते और रॉको के आधे खाए हुए जिस्म पर पड़ती है। तब अचानक उसे अपने पीछे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो गुस्से में पीछे मुड़ता है, लेकिन सामने का नजारा देखते ही वो अपना हथियार गिराकर घुटनों के बल बैठ गया, क्योंकि उसके ठीक सामने गोरान खड़ा था। तब गोरान अचानक अरोड़ा पर हमला कर देता है, उसे बुरी तरह से नोचता है और उसके जिस्म को खा लेता है। वहीं लीसा और ट्रेसी अभी भी जान बचाकर भाग रही थी, पर तभी अचानक वहां मार्कस आ जाता है और सबको हैरान करते हुए अपने कमान से निशाना लगाकर ट्रेसी को तीर मार देता है। जिसके बाद वो लीसा को पेंटिंग वाले कमरे में जाने का हुक्म देता है। पर उस कमरे में दाखिल होते ही लीसा देखती है कि वहां सभी लोग हाथ में मोमबत्तियां लेकर आधी रात होने का इंतजार कर रहे थे। एमा लीसा को आदेश देती है कि वो 12 बजने से पहले उस पेंटिंग को पूरा कर दे। तब ना चाहते हुए भी लीसा पेंटिंग को बनाना शुरू करती है, जिससे धीरे धीरे कैनवस पर एमा का चेहरा उभरने लगता है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, मार्कस का चेहरा सामने आता है और उसके बाद वो मंत्र भी दिखने लगता है, जिसका इस्तेमाल एमा ने गोरान को कैद करने के लिए किया था। पर तभी जूलिया गुस्से में कमरे के अंदर आती है और सबको पीछे हटने को कहती है और साथ ही धमकी देती है कि वो इस पेंटिंग को आग लगा देगी, लेकिन एमा उसे रोक लेती है। तब जूलिया गुस्से में एमा पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसे सदियों तक एक छोटी लड़की के जिस्म में कैद करके रखा था। ये सुनकर एमा आग बबूला हो जाती है और मार्कस को जूलिया को मारने का हुक्म देती है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लीसा क्लीनिंग सॉल्वेंट उठाकर मार्कस के चेहरे पर फेंक देती है। तब एमा गुस्से में जोर से चीखती है और अपने तीर से लीसा पर निशाना लगाकर उसे घायल कर देती है। मगर जैसे ही मार्कस उन दोनों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, कमरे में चांद की रोशनी भर जाती है और वो रोशनी जैसे ही सब पर पड़ती है, वो सब अपने असली और बुरे रूप में बदलने लगते हैं। यानी कि एक एक करके वो सब सूख कर मरने लगते हैं। लीसा और जूलिया डरी हुई हालत में देखती हैं कि कैसे एमा तेजी से बूढ़ी होती है, राख में बदलती है और फिर गायब हो जाती है। और इसके बाद जूलिया का रूप भी बदलने लगता है। तब वो लीसा की ओर देखती है और कहती है कि अब उसे भी जाना होगा। वो वहाँ से उठती है और उसका शरीर भी तेजी से ढलने लगता है और कुछ ही पलों में वो भी राख बनकर बिखर जाती है। जिसके बाद लीसा वहाँ पूरी तरह से अकेली रह गई थी। तब दर्द
प्यास से तड़पते हुए लीसा दरवाजे की ओर बढ़ती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर तभी अचानक गोरान वहां आ जाता है और सीधा उसकी ओर बढ़ने लगता है। तब घबराहट में वो जोर से दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन गोरान दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है। तब बुरी तरह से फंस चुकी लीसा पेंटिंग के पास जाती है और उस हिस्से को रगड़कर मिटाने लगती है जहां वो मंत्र लिखा हुआ था, मगर तभी गोरान दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर घुस आता है। पर ठीक उसी वक्त लीसा उस पेंटिंग पर लिखे हुए मंत्र को पढ़ना शुरू कर देती है। ये सुनते ही गोरान एक कान फाड़ देने वाली चीख मारता है, जिसके बाद वहां सिर्फ सन्नाटा छा जाता है। तो अब यहाँ से कहानी सीधा 30 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ लीसा अब भी उसी मेंशन में थी और उतनी ही जवान लग रही थी। तब एक औरत अंदर आती है और उसको बताती है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी पत्नी के साथ आए हैं और वो और ज्यादा की मांग कर रहे हैं। जो सुनकर लीसा उठती है और चलते हुए बेसमेंट की ओर निकल जाती है। तब नीचे जाने पर हम डॉक्टर्स की एक टीम और गोरान को देखते हैं, जो अब भी जिंदा था लेकिन कैद में था। लीसा उसके पास जाती है और बिना रहम के डॉक्टर को आदेश देती है कि वो उसकी प्रोडक्शन की रफ्तार और बढ़ा दे। जो सुनकर डॉक्टर एक इंजेक्शन निकालता है और उसे गोरान के गले में घोंप देता है, जिससे उसकी एक खून जमा देने वाली चीख निकल पड़ती है। तब लीसा कुछ देर तक ये नजारा ध्यान से देखती है और फिर मुड़कर कमरे से बाहर निकल जाती है। लीसा ने भले ही गोरान के श्राप से खुद को बचा लिया हो, लेकिन 30 साल बाद वही लीसा अब उस मेंशन की नई मालकिन बन चुकी है, जो हमेशा जवान रहने के लिए उस राक्षस का खून निकाल रही है। एक मासूम कलाकार से एक बेरहम सौदागर बनने का ये सफर मेडिसन और टोनी जैसे कई मासूमों के बलिदानों पर टिका है। लेकिन क्या हो अगर बलिदानों का ये सिलसिला किसी पुरानी हवेली तक ही सीमित ना रहे। इस कहानी में तो एक राक्षस कैद था, पर आपने कभी सोचा है कि आपके घर का नया चमकता हुआ स्विमिंग पूल भी किसी की जान का प्यासा हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे पूल की जिसका पानी प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि सौदा भी करता है। एक ऐसा सौदा जिससे आपकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन बदले में मांगी जाएगी आपके ही किसी अपने की कुर्बानी। साल 1992 की एक अंधेरी रात, एक खोया हुआ खिलौना और एक गायब होती बच्ची। पर ये सब तो बस उस दहशत की शुरुआत है जो अब एक नए परिवार का इंतजार कर रही है। तो क्या रे और उसका परिवार इस शैतानी पूल के राज से बच पाएंगे, या फिर वो भी इस पानी की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें एक भयानक कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।